आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल इसलिए कहा गया कि ये आपका क्या हो गया, देखिए हमने यहाँ पे दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किए। ठीक, आप कैसे पहचानोगे, आप एमीटर में इस एरो से पहचानोगे। ठीक, एंड फॉर निकलना, जो मेरे गुरु ने बताया था वही मैं आपको बता रहा हूं, एंड फॉर निकलना, तो यहाँ एमीटर से निकल रहा है। अगर यहाँ पे एरो अंदर की तरफ होता तो पी फॉर प्रवेश, तो हो जाता आपका पीएनपी। ठीक, बाकी सारे हमने एक एक चीज आपको अपने वीडियोस में बताए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक, चलो सुमित, चलो एक चीज बताते हैं, एक चीज बताओ तो फिर हम आगे बढ़ाएं। चलो खड़े, डोपिंग किसकी ज्यादा होती है ट्रांजिस्टर में? विकास, बोल के चलो तीन ऑप्शन दे देते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तुम तो आते नहीं थे पढ़ने। बेस की एमीटर, कलेक्टर, बेस। हाँ एमीटर, सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर की होती है और सबसे चौड़ा कलेक्टर होता है, क्योंकि कलेक्टर में बैठा के उनको खाना खिलाना। सबसे कम डोपिंग बेस की, सबसे कम डोपिंग आपकी बेस की होती है, और जिसकी चौड़ाई होती है 10⁻⁶ मीटर, या कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। ठीक, बैठ जाओ। हमने एक एक चीज बताई है तुम लोग को, तुम लोग मोहित की तरह बनो, उसको एक एक पॉइंट याद है। अभी जब हमने पूछा अल्फा बीटा और सबकी वैल्यू सब बता दिया उसने, ऐसा बनो तब हमको पढ़ाने में मजा आएगा। अब डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, तो हमने क्या बताया, ये भी एम्पियर है आपका, ये भी एम्पियर है। ठीक, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है। अब डायरेक्ट कपलिंग इसलिए कहते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है, इसका जो कलेक्टर है वो सीधे उठा के इसके बेस पे दे दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छा ये सब आपके रेजिस्टेंस है, R1 ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया, ये आपका R5 हो गया। ठीक, अब यहां पे हम इनपुट देंगे। इनपुट कहां दोगे, यहां पे दोगे। ठीक, और यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ओके। और इसमें क्या है, ठीक, अब इसकी जो आपकी क्या होगा, इसकी फिडेलिटी जो होती है वो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में सबसे अच्छी होती है। ठीक है, और इसका इस एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? ठीक है, आप लोगों को बस इतना पता होना, आप लोगों को आईटीआई में इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, कहां कैसे है और कहां यूज होगा। ठीक, ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, इस एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, टीवी रिसीवर में। कहां? टीवी रिसीवर में। टीवी रिसीवर में इसका प्रयोग क्या करते हैं, वीडियो एम्पलीफायर के रूप में। टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफायर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इस एम्पलीफायर का प्रयोग कहां करते हैं। ये क्लियर है? ये आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर समझ में आया कैसे क्या होता है। मतलब यहाँ पे हमने फिर से बता देता हूँ मोटा मोटा, इसमें 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है, ये आपका सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर है। इसके कलेक्टर को
इसका जो कलेक्टर क्या होगा, आउटपुट होगा, वो क्या होगा, इस वाले के इनपुट बेस पे दे दिया जाता है, इसलिए कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे आपको इनपुट दिया जाएगा और सिग्नल जो होगा आपको एम्पलीफाई होके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है? इसमें R1 R2 और इन सब का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब इस एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफायर के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखिए हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। मतलब यहां पे जो कपलिंग की जाएगी वो ट्रांसफार्मर के द्वारा की जाएगी। ये आपका ट्रांसफार्मर 1 है, ये आपका ट्रांसफार्मर 2 है। यहां पे ट्रांजिस्टर हमने कौन सी यूज की है? एनपीएन। ठीक, ये आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, दूसरा क्या है? सेकंड स्टेज एम्पलीफायर। इतना क्लियर है? यहां पे हमने सी यूज किया है, कैपेसिटर। मतलब ये क्या करेगा? डीसी को रोक लेगा, एसी को पास कर देगा। तो यहां पे हमने इनपुट दिया और यहां पे हमको आउटपुट मिलेगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल से। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हाँ एसी देंगे ना? हाँ एसी दोगे ना, ट्रांसफार्मर यूज करो तो एसी तो दोगे ना बेटा। अब देखो हमने यहां पे क्यों लगाया है C1? क्योंकि ट्रांसफार्मर को चाहिए एसी। तो भैया क्या होगा, हमने जब यहाँ पे सिग्नल दिया तो इसमें कोई डीसी का कंपोनेंट ना हो, इसलिए ये क्या करेगा? रोक लेगा उसको, बाकी एसी आपकी कहाँ चली जाएगी। ठीक, अब ये आपकी क्या है? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो ये जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है इस ट्रांजिस्टर के लिए इंडक्टिव लोड का कार्य करती है। क्लियर है? और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, वो क्या होता है? इसके लिए क्या करेगी? इनपुट का कार्य करेगी। समझ में आ रहा? सिग्नल दिया तो यहाँ पे डीसी कंपोनेंट को उसने रोक लिया। अब आपकी यहाँ आई तो भैया लोड का होना जरूरी है, लोड का होना चाहिए तभी तो करंट फ्लो होगी, है ना? तो ये आपका क्या करेगा? प्राइमरी वाइंडिंग इंडक्टिव लोड का कार्य करेगा। ठीक, अब यहां से सिग्नल क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप जो वोल्टेज या करंट जो भी हो घटेगा बढ़ेगा। ठीक, अब यहां आया तो यहां पे क्या होगा? ये आपका इसका जो आउटपुट होगा यहां पे दे दिया जाएगा। ठीक, अब वो सिग्नल एम्पलीफाई होके आपको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे मिल जाएगा। यही इसका वर्किंग है और कुछ नहीं। अब इसकी जो फेटेलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो निम्न आवृत्ति मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उस पर क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। क्लियर है? इसी लैंग्वेज में लोगों को नोट्स लिखवा देंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंपीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक, इस एम्पलीफायर को हम लोग एलसी एम्पलीफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसी एम्पलीफायर, एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका एल है और ये आपका सी है, दोनों यूज किए गए। एलसी नहीं हो गया? ठीक, तो इसको हम लोग एलसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। यहां पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर और यहां पे भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये आपका C1 है। C1 क्या करेगा? डीसी के कंपोनेंट्स को रोकेगा। ठीक, ठीक, और क्या है कि यहां पे जो कपलिंग की गई है दोनों की ट्रांजिस्टर की एल और सी के द्वारा की गई है, इसलिए इसको एलसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है इस एम्पलीफायर का? ठीक है, फेटेलिटी जो होती है
ठीक है, वो क्या होती है, अच्छी नहीं होती। इसकी भी फिडेलिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती। ट्रांसफार्मर वाले की भी नहीं अच्छी थी, इसकी भी नहीं अच्छी थी। क्यों? क्योंकि इसका जो एम्प्लीफिकेशन है, क्या है, इसका जो एम्प्लीफिकेशन मतलब ये आपने इनपुट दिया वोल्टेज और वहां पे आपको आउटपुट मिल गया, तो जो आपका वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी के घटने पे घटता है। बढ़ने पे बढ़ता है और घटने पे घटता है। इसलिए क्या होता है, इसकी फिडेलिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती। क्लियर है? तो ये आपका इंपेडेंस कपल्ड एम्पलीफायर हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन पे एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्लास ए एम्पलीफायर। क्या होता है? क्लास ए एम्पलीफायर। दूसरा क्या होगा? क्लास बी एम्पलीफायर। तीसरा क्या होगा? देख के बताया होगा, क्लास ए बी एम्पलीफायर। उसके बाद है आपका क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास डी क्यों नहीं बताया? हमारे बस चले ना तो हम जेड तक एम्पलीफायर बताते हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मजाक हो गया। तो अगर ऑपरेशन के आधार पर देखें तो आपके एम्पलीफायर आपके 4 प्रकार का है। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर। ओके, अंडरस्टूड? अब देखिए हम बात करेंगे क्लास ए एम्पलीफायर की। ठीक, क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है कि वह एम्पलीफायर क्या हो, कि वह एम्पलीफायर जिसमें क्या हो कि इनपुट सिग्नल क्या हो, इनपुट सिग्नल के पूरे समय के लिए आपकी करंट क्या हो, कलेक्टर करंट फ्लो। तो आउटपुट क्या होगी? कलेक्टर करंट ही तो होती है। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये बेस हो गया आपका, ये ई हो गया, ये आपका सी हो गया। तो आउटपुट का करंट कौन सी मिलती है आपको? आईसी मिलती है। ठीक, तो वो एम्पलीफायर कि अगर हम इनपुट सिग्नल के लिए दें तो जो आपको आउटपुट करंट मिलेगी वो क्या होगी? मतलब आपको पॉजिटिव साइकिल पे भी मिले और नेगेटिव साइकिल पे भी फ्लो। समझ में आ रहा है? मतलब वो एम्पलीफायर जिसमें उसको इस प्रकार कनेक्टेड करें कि इनपुट सिग्नल के लिए जो आपकी आउटपुट करंट आईसी होगी वो क्या होगी? टी समय के लिए फ्लो। टी मतलब क्या आ जाएगा? ये पूरा टी होगा ना, ये पूरा टी होगा। ये आपका क्या होगा? T/2, ये भी T/2। ये आपका पॉजिटिव साइकिल और ये आपका नेगेटिव साइकिल। तो मतलब जो आपकी कलेक्टर करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी? पूरे समय के लिए फ्लो होगी, टी सेकंड के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो होगी। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, और अगर हम इसकी इफिशिएंसी की बात करें, ठीक,
इफिशियंसी इसकी होती है 20% से लेकर कितनी है 5%। इफिशियंसी बढ़ेगी ना, घटेगी तो है ठीक। इसकी इफिशियंसी क्या होती है 20% से लेकर 35% तक इसकी इफिशियंसी होती है ठीक। अब इस ये जो आपका एम्पलीफायर है कैसे प्रयोग करोगे, तो इसका प्रयोग हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। मतलब जो ऑडियो का सिग्नल होंगे क्या होगा, उसको इंक्रीज करेगा, एम्पलीफाई करेगा। क्लियर है? समझ में आया क्लास ए एम्पलीफायर? अब चलिए हम लोग क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। देखिए वो ए कैटेगरी का था, ये बी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में कुछ अंतर होगा ना। ए फॉर क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन, बी फॉर सेकंड डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि बी क्लास मतलब इसमें जो आपकी कलेक्टर करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव साइकिल के लिए ही होगी ठीक। क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर मतलब ये जो एम्पलीफायर है ठीक, इनपुट सिग्नल के लिए जो आपकी कलेक्टर करंट फ्लो होगी ठीक, ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया ठीक, और ये आपका आउटपुट हो गया। तो जो आपकी कलेक्टर करंट फ्लो होगी वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए होगी, मतलब T/2 समय के लिए करंट फ्लो होगी, और उसके बाद यहाँ पे IC वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? इस एम्पलीफायर में क्या होगा, जो आपकी कलेक्टर करंट होगी वो क्या फ्लो होगी, T/2 सेकंड के लिए फ्लो होगी। जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है? अब इसकी हम इफिशियंसी की बात करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर की। If we talk about the efficiency of class B amplifier, then it would be what? इसकी इफिशियंसी जो होती है ये होती है आपकी 50% से लेकर 60%। कितनी होती है इसकी इफिशियंसी? 50% से लेकर 60% तक इफिशियंसी इसकी होती है। ठीक है? और इसकी जो आउटपुट पावर होगी, आउटपुट पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। उसमें कम होती थी, इसमें ज्यादा होगी। ठीक है? अब देखिए हम लोग बात करते हैं एबी एम्पलीफायर। किसकी? एबी एम्पलीफायर। क्लास एबी एम्पलीफायर। कल यहाँ पे एग्जाम है, कल यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्जाम है, इसलिए आप लोग मत आइएगा। कोई एक बच्चा आ सकता है, कोई एक चलाना जो हमको हेल्प चाहिए होगी थोड़ी। जी सर, आप आ जाइए। ठीक, कोई एक चलाना। ठीक है? क्लियर है? ठीक, जिसको सेशन अच्छा अपना बढ़वाना है वो कल चलाएगा। ठीक। अब तो क्लास एबी एम्पलीफायर क्या होता है? इसमें क्या होगा, जो आपकी कलेक्टर करंट होगी इनपुट सिग्नल के लिए, ये आपका क्या है, T/2। ये भी आपका क्या है, T/2। ठीक है? तो जो आज में इस एम्पलीफायर में क्या होगा, जो आपकी कलेक्टर करंट होगी वो क्या होगी, ऐसे फ्लो होगी। मतलब कुल मिलाकर कलेक्टर करंट को क्या जाना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक जाना चाहिए। ठीक है? लेकिन जो कलेक्टर करंट होगी यहां से, ये तो आधा हो गया, आधे से ज्यादा मतलब यहां तक जाएगी। मतलब कलेक्टर करंट फ्लो होगी आधे से अधिक। इस एम्पलीफायर में
जो आपकी जो कलेक्टर करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, आधे से अधिक फ्लो होगी। ठीक है, इस एम्पलीफायर को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि जो आपकी इनपुट सिग्नल के लिए जो कलेक्टर करंट होगी वो आधे से अधिक फ्लो होगी, पूरी नहीं होगी, आधे से अधिक। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसकी इफिशिएंसी बात करें तो इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, 35% से लेकर 50% तक इसकी इफिशिएंसी होती है इस एम्पलीफायर की। हमको पता है तुम कोलगेट से मंजन करके आए हो, दांत कहाँ दिखा रहे हो? हम भी कोलगेट से मंजन करके आए। नहीं, कोलगेट से नहीं करते, हम पेप्सोडेंट से करते हैं। कोलगेट से करते हैं दांत में दर्द होने लगता है। ठीक, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी होती है, 35% से लेके 50% तक इसकी। ठीक है, और इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। डिस्टॉर्शन समझते हो? डिस्टॉर्शन मतलब समझते हो? डिस्टॉर्शन मतलब जैसे मानो को पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टॉर्शन मतलब अनवांटेड सिग्नल्स नहीं आते। इस एम्पलीफायर में क्या होगा, अनवांटेड सिग्नल्स नहीं आते, इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्लियर है? तो ये एम्पलीफायर क्लियर है, समझ आया? अब उसके बाद आता है आपका सी एम्पलीफायर। देखिए, जो आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सब में मेन कॉमन चीज आपने क्या देखी, कलेक्टर करंट, मतलब जो आपको आउटपुट करंट मिल रही है उसमें। और इससे पहले जो हमने ए बी आपको एम्पलीफायर बताया, क्लास ए बी, वो ज्यादा अच्छा होता है। वो क्या होता है, ए और बीच का होता है, मतलब इसका ए बी एम्पलीफायर का ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्लास सी को।